अस्सलाम वालेकुम। तमाम वीडियोस अपडेट के लिए सजाद वॉइस सेंटर को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें। तो आइए सुनते हैं आज की वीडियो में एक ऐसे शख्स की पुरअसरार कहानी जिसका ज़िंदगी में ना सिर्फ इंसानों बल्कि जानवरों की भी रूहों से साबका पड़ा था। आप शायद यकीन न करें, लेकिन ये एक हकीकत है कि मुझे बचपन से लेकर मेरे बाल सफ़ेद होने तक मुझे रूहों को देखने के मुतअद्दिद मौके मिले हैं। ज़िंदगी के इस तवील तरीन सफ़र में मैं जहाँ भी गया इनसे साबका पड़ता रहा। इन्होंने मुझे कोई नुकसान नहीं पहुँचाया, ताहम इनसे मुलाकात के वाक़यात इतने दिलचस्प और अजीब व गरीब हैं कि मैं इन्हें कलम बंद करना ज़रूरी समझता हूँ। मेरी पैदाइश कलकत्ता में हुई। हमारा घर शहर से बाहर जंगल के सिरे पर वाक़ था, जहाँ रात को बेशुमार गीदड़ों के चीखने चिल्लाने की आवाज़ें गूंजा करती थी। इन आवाज़ों को सुनकर हम दोनों भाई अक्सर डर जाया करते थे। ऐसा मालूम होता था कि गीदड़ किसी की मौत पर बैन कर रहे हैं। गांव के तो हम परस्त देहाती कहा करते थे। गिद्रों की इन मातमी आवाज़ों का मतलब ये है कि वो मरने वालों की रूहों को बुला रही हैं। हमारे मकान से कुछ फासले पर खुले मैदान में चंद बोसीदा और पुराने मकानात थे जिनमें देहाती लोग रहा करते थे। गर्मियों के दिनों मैं और मेरा भाई बाहर बरामदे में सोया करते थे और वहाँ से हम इन देहातियों को अपने कामों में मसरूफ़ देखते रहते। एक दिन दफातन मेरी आंख खुली। मैंने करीब ही जंगल की तरफ से फायर की आवाज़ सुनी। फिर घोड़ा गाड़ी के पहियों की खरखराहट सुनाई दी। चंद आदमियों का शोर और फिर चीखने चिल्लाने की आवाज़ें। मैंने फ़ौरन अपने भाई को जगाया। इसने कतई कोई आवाज़ नहीं सुनी थी। वो कहने लगा कि ज़रूर मैंने कोई डरावना ख्वाब देखा है। थोड़ी देर बाद मुतमईन होकर हम दोनों सो गए। दूसरे रोज़ सुबह मैंने वालिद साहब से रात के वक्त बुलंद होने वाले शोर व गुल का जिक्र किया और पूछा कि इन्होंने तो कोई आवाज़ नहीं सुनी। वो खामोशी से मेरी बात सुनते रहे। मैंने देखा कि कई बार वालिद वालिदा साहब ने आंखों ही आंखों में एक दूसरे से कुछ कहा। जब मैं बात ख़त्म कर चुका तो वालिदा ने कहा, कल तो वही तारीख थी। वही तारीख? मैंने हैरत से पूछा। तब वालिद साहब ने मुझे सारा किस्सा सुनाया कि गुज़िश्ता साल इसी तारीख को ऐन आधी रात के वक्त इन्होंने जंगल में बिल्कुल ऐसा ही शोर व गुल सुना था। बड़ी अजीब बात थी। वालिद साहब ने अपने बाज़ दोस्तों से इस पुरअसरार वाक़े का तज़किरा किया और सब ने मिलकर छानबीन की तो एक इंतहाई हैरानकुन इंकशाफ हुआ जिस पर यकीन करने को आज भी दिल नहीं चाहता, लेकिन मुशाहदत की मौजूदगी में इनकार करना इनकी जुर्रत भी नहीं होती। बताया गया कि 30 बरस पहले ऐन इस मुकाम पर जहां अब खुले मैदान है मकानात बने हुए थे, एक खूबसूरत लड़की रहा करती थी जिससे दो नौजवान मोहब्बत करते थे। लड़की ने इनमें से एक को पसंद कर लिया और शादी पे रजामंद हो गई। इनकी शादी हो गई। रात के वक्त लड़की का शोहर इसे अपनी घोड़ा गाड़ी में बिठाकर अपने गांव ले जा रहा था। जब वो जंगल में दाखिल हुआ तो वहाँ इसका रकीब पहले से ही इसके इंतज़ार में था। इसने घोड़ा गाड़ी पर बंदूक से फायर किए। एक गोली लड़की को लगी और वो हलाक हो गई। इस हादसे के 2-3 साल बाद लोगों ने एक रात जंगल में फिर वैसा ही शोर व गुल और फायर की आवाज़ सुनी। सब लोग वहाँ गए, लेकिन जंगल खाली था। इस वक्त से लेकर अब तक मुख्तलिफ वक्फों के बाद वैसी ही आवाज़ें जंगल से सुनाई देती हैं जो हादसे की रात लोगों को सुनाई दी थी, और कोई नहीं जानता कि इसमें क्या राज है। रूहों से ये मेरा पहला साबका था। 1921 में हम हिंदुस्तान से रुखसत होकर इंग्लिस्तान आ गए। यहाँ कई साल हमारा क़याम
वर्तंग में रहा। हमारा मकान गुंजान आबादी से ज़रा अलग थलग एक पुरसकून माहौल में वाक़ था। इब्तिदा में 1 साल तक कोई गैर मामूली रूहानी वाक़या पेश न आया, लेकिन दूसरे साल के वस्त में एक रोज़ दोपहर के वक्त हमारी बावर्चन चिल्लाती हुई बावर्ची खाने से निकली। दहशत से इसका सारा बदन कांप रहा था और चेहरा सफ़ेद पड़ गया था। बड़ी मुश्किल से हम सब ने मिलकर इसे दिलासा दिया तो फिर इसने बताया, मैं बावर्ची खाने में बैठी थी, दफतन मैंने एक आदमी का साया देखा जो मेरी तरफ बढ़ रहा था। मेरे देखते ही देखते वो साया साथ वाले मकान की दीवार से गुजरकर दूसरी तरफ चला गया। हमने इसका मजाक उड़ाया कि तुम्हें धोखा हुआ है और इसे इत्मीनान दिलाया, साया वाया कुछ नहीं, महज फरेब नज़र है। मगर चंद रोज़ बाद जो वाक़यात पे दर पे पेश आए, इन्होंने हमारे कान खड़े कर दिए। हाल कमरे में एक गोशे में एक निहायत ही पुरानी कुर्सी रखी थी। जब हम इस मकान में आए तो उस वक्त भी ये कुर्सी मौजूद थी। मकान की पुरानी शय समझकर इस जगह से बेजगह करना मुनासिब ना समझा गया था। बावर्चन वाले वाक़ये के 2 रोज़ बाद सुबह वालिद साहब ने देखा वो कुर्सी हाल कमरे की ऐन वस्त में रखी है। इन्होंने इसे उठाकर वहीं रख दिया जहां पहले रखी थी। ये बात खिलाफ मामूल ना समझी गई, इसीलिए किसी ने तवज्जो न की। दूसरे रोज़ सुबह वो हाल कमरे में गए तो कुर्सी फिर से वस्त में रखी थी। इन्होंने इसे उठाया और असल मकाम पर रख दिया। बात फिर आई गई हो गई। अलबत्ता इन्हें हैरत ज़रूर थी कि कुर्सी हाल कमरे के वस्त में से किस तरह आ गई। तीसरे रोज़ रात को वालिद और वालदा ने सीढ़ियों और हाल कमरे में ऐसी आवाज़ें सुनी जैसे कोई चीज़ घसीटी जा रही है, और सुबह वो कुर्सी फिर हाल कमरे की वस्त में पड़ी थी। कुछ समझ में ना आता था कि क्या मामला है। ये तो तय था कि कोई ज़रूर किसी रूह की कारस्तानी है, लेकिन इस कुर्सी और रूह का आपस में क्या ताल्लुक़ था, ये भेद ना खुलता था। एक रोज़ वालिद साहब मकामी लाइब्रेरी में गए और उन्होंने महज अपने तजस्सुस की खातिर ऐसी किताब निकलवाई जिसमें इस इलाके के मुतालिक पुरानी बातें दर्ज थीं। इस किताब के मुताले से एक दिलचस्प इंकशाफ हुआ, वो ये कि जिस मुकाम पर हमारा मकान था वहाँ 100 साल पहले एक खुला मैदान था जिसके दरमियान में से पैदल चलने वालों के लिए रास्ता गुजरता था। एक शाम ऐन इस मुकाम पर जहां हमारा हाल कमरा वाक़ था, कत्ल की एक वारदात वाक़ पज़ीर हुई। मकतूल कुर्सियों की मरम्मत किया करता था और वारदात के वक्त वो एक मरम्मत शुदा कुर्सी लेकर उधर से गुज़र रहा था कि किसी दुश्मन ने इसे कत्ल कर दिया। हाल कमरे में रखी हुई कुर्सी वही थी जिसे मकतूल अपने साथ ले जा रहा था। दूसरी जंग अजीम ख़त्म हुई तो हुकूमत बरतानिया ने मुझे मलाया भेज दिया। मैंने महसूस किया कि यहाँ के बाशिंदे, जिनमें चीनी, हिंदुस्तानी, यूरोशियन और दूसरी कई नस्लों के लोग भी शामिल थे, भूत प्रेत और बदरूहों पर बड़ा यकीन रखते थे। मलाया की सरजमीन यूं भी पुरस्रार सी दिखाई देती है और मकामी बाशिंदों के अजीब और दिलचस्प रस्म व रिवाज ही एक और अच्छे खासे आदमी को पागल बना देने के लिए काफ़ी हैं। मलाया में क़याम के दौरान में एक मर्तबा मुझे कुलासंगर तैनात किया गया। इस पहाड़ पर चंद छोटे छोटे लेकिन पुराने मकानात बने हुए हैं। जंग के दौरान में दुश्मन ने इन पर कब्जा कर लिया था। जब मैं वहाँ गया तो एक मकान में किसी बड़े पुलिस अफसर का क़याम था। इन्हीं दिनों इसकी बीवी को एक अजीब व गरीब वाक़ये का सामना करना पड़ा। एक रोज़ शाम के वक्त वो मकान के कमरे में बैठी अपने खावंद की वापसी का इंतज़ार कर रही थी कि अचानक इसने मकान की तरफ आने वाले पहाड़ी रास्ते पर भारी कदमों की आवाज़ सुनी। ये आवाज़ आहिस्ता आहिस्ता नज़दीक आती गई। पहल औरत ने ख्याल किया कि शायद कोई कांस्टेबल ज़रूरी पैगाम लेकर आ रहा है। इसने कदमों की चाप
घर के बरामदे में सुनी और इधर उधर देखा, लेकिन इसे कोई नजर न आया। कदमों की आवाज़ बरामदे में से गुजरती हुई खाने के कमरे में दाखिल हुई, फिर बावर्ची खाने में पहुंची और रुक गई, जैसे कोई शख्स बावर्ची खाने में पहुंचकर रुक गया हो। चंद लम्हों तक औरत दम बखुद अपनी जगह बैठी रही। आखिर जुर्रत करके उठी और बावर्ची खाने की तरफ गई तो वहाँ कोई भी न था। लोगों ने इसकी तजहिया यूं की कि जंग के दौरान में यहाँ एक फ़ौजी अफसर रहता था, बादअज़ा वो मारा गया। अब इसकी रूह ऐन इस वक्त घर पर आई जिस वक्त फ़ौजी अफसर अपनी ज़िंदगी में घर वापस आया करता था। ये तो थे इंसानी रूहों के मुतालिक चंद मुशाहिदात। अब जानवरों की रूहों के बारे में भी कुछ वाक़यात सुन लीजिए, जिनका मैंने बज़ात खुद मुशाहिदा किया और जिनमें ज़रा भी मुबालगा नहीं। मेरा क़याम जिस कस्बे में था, इसकी एक तरफ एक वसी और अरीज़ दलदली मैदान था और दूसरी तरफ घने जंगल में से रेल की पटरी गुजरती थी। मुझे मालूम हुआ कि एक मर्तबा जंगली हाथियों के गोल रेलवे लाइन के करीब से गुजर रहे थे कि रेल आ गई। हाथियों के सरदार को तैश आया और इसने इंजन को टक्कर मारी। हाथी तो वहीं मर गया, लेकिन इंजन की शक्ल ऐसे बिगड़ी कि वो मुरम्मत के काबिल ना रहा। लोगों ने कस्में खा खा कर मुझे यकीन दिलाया कि अब भी इसी वक्त वहाँ हाथी के चिंगाड़ने की आवाज़ें आया करती हैं, हालांकि वहाँ कोई हाथी नहीं होता। एक मर्तबा मैंने इर्द गिर्द गाँव देखने का प्रोग्राम बनाया। मेरे साथ 2 मकामी मुसलमान रहबर और चंद दूसरे दोस्त थे, जो महज तफरी के लिए मेरे साथ जाने पर राज़ामंद हो गए थे। दोपहर के वक्त कंपाउंड जा पहुँचे, जिसके मुआयनी है हाथियों का गांव। यहाँ मैंने अजीब अजीब कहानियाँ सुनी। गांव में दाखिल होने से पहले हमें घना जंगल अबूर करना पड़ा। यहाँ ज़मीन दलदली थी। मेरे दोनों मुसलमान रहबर, जो निहायत बातूनी आदमी साबित हुए थे, पुरस्रार तौर पर चुप थे। अचानक हम एक ऐसे दलदली मकाम पर आए जिसमें से बड़े बड़े बुलबुले उठ रहे थे और दलदल में से ऐसी सनसनाहट पैदा हो रही थी जैसे वो अंदर ही अंदर खुल रही हो। मैंने देखा इसकी सतह पर बदबूदार तेल भी तैर रहा था। जनाब, इस मकाम पर कई हाथी दलदल में गर्क हो गए थे। मुसलमान रहबर ने कहा, किस तरह? मैंने ताज्जुब से पूछा। वो दलदल में लौटने के लिए आए थे, लेकिन जो ही इन्होंने इसमें कदम रखा दोबारा बाहर ना निकल सके। इसके ऐन दरमियान में जो बड़ा सा सुराख आप देख रहे हैं वो दरिया से ताल्लुक़ रखता है। यही वजह है कि इसमें दलदल हर वक्त घटी बढ़ती रहती है और बेहद गहरी है। वो देखिए जनाब, हाथियों की हड्डियाँ ऊपर उठ रही हैं। मैंने इस तरफ देखा, वाकई चंद बड़ी बड़ी हड्डियाँ दलदल के साथ उभरी और फिर नीचे बैठ गईं। दूसरे रहबर ने, जिसका नाम हुसैन था, मुझसे कहा, और जनाब, इन हाथियों की रूहें अब भी गांव वालों को दिखाई देती हैं। ये बिल्कुल सच है जनाब। वो हमेशा तादाद में 3 होते हैं और शाम के वक्त चीखते चिल्लाते इसी दलदल में दिखाई देते हैं। आप चाहें तो खुद भी इन्हें देख सकते हैं। ये तुम किस दावे की बुनियाद पर कह सकते हो? मुमकिन है वो असली हाथी ही हो। इस इलाके में हाथी कसरत से हैं। नहीं जनाब, वो असली हाथी हरगिज़ नहीं। एक शख्स हामिद ने इन पर फायर किया था। गोली हाथी को पार करती हुई दरख्त के एक तने में पेवस्त हो गई थी। इस बात पर यकीन करने को दिल नहीं मानता था। मैं इसी के बारे में सोचता रहा। सूरज गरूब होने से थोड़ी देर पहले हमारा छोटा सा काफिला कंपाउंड की हदूद में दाखिल हो गया। मैंने सबसे पहले खाना खाया और दिन भर की सख्त थकावट के बायस मच्छरदानी लगा कर सो गया। शायद मुझे सोए हुए 1-1.5 घंटा ही हुआ होगा कि किसी ने मेरा कंधा दबाकर मुझे जगा दिया। मैंने उठते ही झपट कर अपनी राइफल उठा ली। उठिए जनाब, फ़ौरन उठ जाइए। मैंने अपने एक रहबर की ठहराई हुई आवाज़ पहचान ली।
میرے جسم میں خوف کی لہر، ایک سرد لہر دوڑ گئی۔ میں اپنے بستر سے اٹھا، جلدی جلدی کپڑے پہنے اور رہبر کے ساتھ مکان کے بیرونی برآمدے میں گیا۔ عین اسی لمحے جنگل کی جانب سے ہاتھیوں کی جھنکارنے کی آوازیں مجھے سنائی دی۔ ان آوازوں سے یوں محسوس ہوتا تھا جیسے ہاتھی کسی مصیبت میں مبتلا ہے۔ وہ دیکھیے، رہبر نے جنگل کی طرف انگلی سے اشارہ کیا۔ آسمان پر چاند روشن تھا اور اس کی کرنیں پتوں سے چھن چھن کر جنگل میں مدھم سی روشنی پھیلا رہی تھی۔ دور دریا کا پانی ایک چمکداری لکیر کی مانند بل کھاتا ہوا بہہ رہا تھا۔ پہلے پہل میں کچھ نہ دیکھ سکا، مگر فوراً ہی گھنے درختوں کے درمیان میں نے 3 ہاتھیوں کو دیکھا۔ وہ کبھی دکھائی دیتے اور کبھی نظروں سے اوجھل ہو جاتے۔ چند لمحے بعد بادل کے ایک چھوٹے سے ٹکڑے نے چاند کو ڈھانپ لیا، اور جب چاند نے اس کی اونٹ سے سر نکالا تو ہاتھی غائب تھے۔ الیاس جب میں بیدار ہوا تو رات کا واقعہ ایک خواب کی مانند مجھے یاد آ گیا۔ میں نے گاؤں کے لوگوں سے اس بارے میں کئی باتیں پوچھی اور ان سے کہا کہ جن ہاتھیوں کو وہ بھوت سمجھ رہے ہیں وہ ان کا وہم ہے۔ مدھم سی چاندنی میں درختوں کی بڑی بڑی شاخوں کے سائے اس طرح نمایاں ہوتے ہیں کہ وہ دور سے ہاتھی کی طرح دکھائی دیتے ہیں، اور جب ہوا درختوں کی شاخوں میں سے گزرتی ہے تو آواز پیدا ہوتی ہے جسے وہ غلطی سے ہاتھیوں کی آواز سمجھتے ہیں۔ جناب، آپ کو اس طرح یقین نہیں آئے گا، آئیے میرے ساتھ۔ وہ مجھے اپنے ساتھ لے کر اسی طرف گیا جہاں میں نے گزشتہ رات ہاتھیوں کو دیکھا تھا۔ خاموشی سے ہم دونوں وہاں گئے، اور پھر اس نے انگلی سے دلدل کی طرف اشارہ کیا، اور میں نے دیکھا کہ وہاں ہاتھیوں کے تازہ قدموں کے بڑے بڑے نشانات نمایاں طور پر نظر آ رہے تھے۔